तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप देखिए जो पेपर है आपका प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 में जो माध्यमिक स्कूल का एग्जाम हुआ था एमपी में, उसका है, ठीक है ना। तो चलिए इसमें देख लेते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट का हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जॉन डेवी के अनुसार बच्चों को बेहतर नागरिक बनाने के लिए विद्यालय में डैश का अनुभव कराया जाना चाहिए। जॉन डेवी ने कहा था कि बच्चों को यदि आप बेहतर नागरिक बनाना चाहते हैं तो विद्यालय में किस चीज को अनुभव कराया जाना चाहिए, ठीक है। नियम का, अनुशासन का, प्रायोगिक जागरूकता का या लोकतंत्र का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, उसमें जॉन डेवी के बारे में ना पढ़े तो हो नहीं सकता। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, तो मैं आपको बताती हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा लोकतंत्र, ठीक है। क्या हो जाएगा, लोकतंत्र। यानी जॉन डेवी के अनुसार बच्चों को बेहतर नागरिक बनाने के लिए विद्यालय में लोकतंत्र का अनुभव कराया जाना चाहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इसमें आंसर तो ऑलरेडी इसके दिए होते हैं क्योंकि मैंने मॉडल आंसर की उठाई है जो रिवाइज करके बताई गई है, जो सही बिल्कुल आंसर है। तो आप लोकतंत्र देख रहे हैं। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं और हम आपको इसी के बहाने मौका देते हैं गेस करने का, ठीक है ना। तो जैसे दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि विकास की अवस्थाओं का सही क्रम ज्ञात करना है। विकास की जो अवस्थाएं हैं उनका सही क्रम ज्ञात करना है। कौन कौन सा है, बहुत ही आसान है, ठीक है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर प्रौढ़ता, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था। शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ता या बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ता। कौन सा जो है राइट आंसर होगा विकास की अवस्था का। देखिए सबसे पहले बच्चा पैदा होता है तो कौन सी अवस्था कहलाती है, वो जब वो पैदा होता है तो वो कहलाती है शैशवावस्था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, शैशवावस्था हो जाएगा। फिर शैशवावस्था के बाद क्या होता है, वो बालक जब बड़ा होता है तो उसे बाल्यावस्था कह देते हैं। फिर जब और बड़ा होता है 13-14 एज में आता है 18 तक का, वो किशोरावस्था हो जाती है। और फिर उसके बाद जो है 50 के बाद जो होती 60 तक में वो प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ता हो जाती है। तो इस तरह से ये वाला जो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ता जो होता है ये विकास की अवस्थाओं का सही क्रम है। ओके, इसमें भी आंसर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गरीब बच्चे के विकास के लिए डैश प्रमुख वातावरणीय जोखिम कारक है। यदि गरीब बच्चा है तो उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास के लिए एक वातावरणीय एक कारक होता है जो उसे बहुत प्रभावित करता है, ठीक है ना। उसके डेवलपमेंट में बाधक बनता है। वो कौन सा है, डायरिया, HIV, चेचक या मधुमेह, ठीक है। तो गरीब बच्चे के विकास के लिए प्रमुख वातावरणीय जो जोखिम कारक है वो हो जाएगा आपका HIV, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। डायरिया, चेचक और मधुमेह, ये डायबिटीज तो नहीं हो सकता क्योंकि जो होता है एक अनुवांशिक बीमारी होती है, ठीक है ना। तो वातावरणीय में नहीं आएगी। दो बीमारियां होती हैं, इस चीज को आपको याद रखना है। एक वातावरणीय होती है, एक अनुवांशिक होती है, जेनेटिक जिसे हम बोलते हैं। तो ये हो जाएगा। और चेचक और डायरिया जो होते हैं ये वायरस की वजह से होते हैं, ठीक है ना, जीवाणु कीटाणु की वजह से होते हैं। तो HIV जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमें जो लॉजिक है, क्योंकि हमें लॉजिक जो है इसी तरह से लगाने होंगे, आंसर सेलेक्ट करने होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किशोर अपराधी के उपचारात्मक उपाय हैं। जो किशोर अपराधी होता है उसका उपचारात्मक उपाय क्या कहलाता है। कठोर अनुशासन बनाए रखना, पूर्वाभास और सुधार कार्यक्रम, पृथक उपचार या कठोर दंड। किशोर अपराधी के लिए यदि आप चाहते हैं कि अपराधी किशोर जो है वो अपराधी ना बने तो उसके उपचार, या अपराधी बन गया है तो उसके उपचार के लिए आप क्या करेंगे, उसके साथ कैसे सलूक करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपने आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा, पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम। क्योंकि कोई यदि अपराधी है उसको दंड देना उसकी सजा नहीं होती, बल्कि दंड देने से वो और ज्यादा अपराधी बन जाता है, ठीक है ना। और पृथक उपचार भी आप उसके लिए नहीं कर सकते हैं, उसकी मन में जो भावनाएं होती है वो कुंठित होंगी पृथक उपचार से। कठोर दंड भी हम नहीं दे सकते हैं। तो उसके लिए एक ही ऑप्शन होता है, वो होता है कि पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम में उसको भेजा जाए ताकि वहां से वो ठीक होके सही होके आ जाए। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा सिद्धांत निजी भाषण और आत्म नियमन को प्रोत्साहित करता है। यहाँ भी आपको भी ये बताना है कि यहाँ पे सिद्धांत नहीं बल्कि यहाँ पे जो आपके मनोवैज्ञानिक है उनका नाम दे दिया गया है। तो आपको यहाँ पे बताना है कैसे कौन से मनोवैज्ञानिक है जो अपने निजी भाषण आत्म नियमन को प्रोत्साहित करते हैं। तो जोरेन ब्रूनर, जीन पियाजे, हैटी या लेव वाइगोस्की।
ठीक है ना। भाषण और आत्मनियमन को प्रोत्साहित करता है, तो इसका राइट आंसर लेव वाइगोस्की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेव वाइगोस्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आंसर भी आप साथ साथ में देते रहिए यदि आपको पता है। निम्नलिखित में से कौन सा भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक पहलू नहीं है? भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक पहलू नहीं है। अभिव्यक्ति, मूल्यांकन, परिवर्तन या विनियमन भावनात्मक बुद्धिमत्ता का पहलू नहीं है। ठीक है, नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सीधी सी बात है, राइट आंसर इसका क्या होगा? परिवर्तन, चेंजेस जो होता है। क्योंकि अभिव्यक्ति, मूल्यांकन और विनियमन ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता के अंतर्गत आते हैं। ये तत्व उनके कहलाए जाते हैं, ये लोगों में पाए जाते हैं जो व्यक्ति भावनात्मक होता है, समझदार होता है। लेकिन परिवर्तन जो होता है ये इसके पहलू के अंतर्गत नहीं आता है। ओके, तो अगला क्वेश्चन है कि वह क्रम जिसमें भाषा अर्जित की जाती है, वह क्रम कौन सा है जिसमें भाषा अर्जित की जाती है? कथन, श्रवण, पठन, लेखन। श्रवण, कथन, लेखन, पठन या लेखन, पठन, श्रवण, कथन। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सभी में है। और श्रवण, कथन, पठन, लेखन यानी कि वह क्रम जिसमें भाषा अर्जित की जाती है। तो आपको इसको क्रम में लगाना है। तो देखिए, भाषा अर्जन का सबसे पहला जो काम होता है वो श्रवण होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सुनते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद सुनने के बाद हम क्या करते हैं? बोलते हैं। बच्चा पहले सुनना सीखता है, फिर बोलता है। आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। फिर बोलने के बाद क्या करता है? लिखना सीखता है। उसको जो है छोटी छोटी चीजें अल्फाबेट सिखाई जाती हैं। फिर उसके बाद उसको उन अल्फाबेट्स को जोड़ के पढ़ना सिखाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा श्रवण, कथन, लेखन और पठन। ये भाषा अर्जित की एक विधि है, क्रम है। ठीक है, इसके हिसाब से चला जाता है भाषा अर्जन में। ठीक है, जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले क्या करता है? यही काम तो करता है। पहले वो सुनता है, सुनने के बाद क्या करता है? बोलना सीखता है। बोलने के बाद वो क्या करता है? लिखना सीखता है। लिखने के बाद वो पढ़ना सीखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समान छात्रों के साथ साथ वंचित समूहों के छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा कौन सी कहलाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी एग्जामों में और हर बार एग्जामों में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है ना, कि जो समान छात्र होते हैं उनके साथ साथ में जो वंचित छात्र होते हैं। वंचित छात्र का मतलब यहाँ पे गरीब से हो गया, हैंडीकैप से हो गया, विकलांग से हो गया, जो मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं, ये वंचित छात्रों के अंतर्गत आते हैं। तो जब इन सभी छात्रों को, एक नॉर्मल स्टूडेंट और एक जो डिसेबिलिटीज स्टूडेंट होते हैं, उनके बीच में जब एजुकेशन दी जाती है, दोनों को साथ में बिठा के उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। ओके, तो मैं बता देती हूँ, इसे जो है समावेशी शिक्षा कहा जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी यानी सबको साथ में लेकर के शिक्षा देना, ना गरीब, ना अमीर, ना ही बीमार, ना हैंडीकैप, ना विकलांग और ना ही बुद्धिमान बच्चे, सबको एक साथ में शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, सेवाओं की मुख्य प्रणाली से बाहर रहने की अवस्था को कहा जाता है। जो सेवाएं होती हैं उनकी मुख्य प्रणाली से बाहर रहने की अवस्था को क्या कहा जाता है? अंतर्वेशन, सार्वभौमिकरण, अस्तित्ववाद या पार्श्वीकरण। तो देखिए, जब सेवाओं की मुख्य प्रणाली से बाहर रहने की अवस्था को पार्श्वीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्श्वीकरण कहा जाता है। ओके ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक मूर्तिकार को सफल होने के लिए डैश बुद्धि की आवश्यकता होती है। एक कोई मूर्तिकार है जो मूर्ति बनाता है, लेकिन वो सक्सेस उसमें तभी होगा जब उसकी बुद्धि की आवश्यकता होगी। किस तरह की बुद्धि की आवश्यकता होगी? संगीत की, स्थानिक की या फिर पारस्परिक की या भाषा संबंधी की। तो देखिए, ये बहुत ही आसान है। स्पेटियल यानी स्थानिक बुद्धि की उसमें आवश्यकता होना बहुत जरूरी है, तभी वह मूर्तिकार क्या होगा? सफल हो पाएगा। ओके, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें है। कौन से कौशल में शरीर और हाथ आंख समन्वय की छोटी मांसपेशियां सम्मिलित होती हैं? अब यहाँ पे बताना है कौन सा कौशल है, कौन सा एक स्किल है जिसमें शरीर की, हाथ आंख की जो समन्वय की छोटी मांसपेशियां होती हैं, इन सभी कामों में सम्मिलित होती हैं। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा उत्कृष्ट मोटर कौशल। उत्कृष्ट मोटर कौशल यानी फाइन मोटर स्किल जो होता है, इसमें हाथ और आंख की जो मांसपेशियां होती है वो सम्मिलित होती है, यानी कि इनको हाथ और आंखों से किया जाता है। ठीक है ना, इतना आप इसको समझ लीजिए ऐसे कामों को। उस अर्थहीन भाषण की पहली ध्वनि को क्या कहते हैं जिसे बच्चा करता है? एक अर्थहीन भाषण की पहली ध्वनि होती है, यानी बच्चा जब बोलना सीखता है और पहली ध्वनि वो निकालता है तो वो क्या कहलाती है, आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है ना, तो बड़बड़ाहट, टेलीग्राफिक भाषण, रोना या वाक्य विन्यास। बहुत आसान है, बच्चा छोटा है, वो बोलना भी नहीं जान रहा, लेकिन वो कुछ कह रहा है, हमारे समझ में नहीं आता है, तो क्या हम बोलेंगे उसे हम बड़बड़ाहट ही तो बोलेंगे ना, यानी पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना,
तो एक अर्थहीन का मतलब ही होता है जो समझ में ना आए। और जब समझ में ना आए, बच्चा ही नहीं कोई भी, यहाँ पे बच्चे की बात चल रही है, लेकिन यदि बुढ़ा भी है और कुछ कह रहा है और हमारे समझ में नहीं आ रहा, तो हम यही तो बोलते हैं कि बड़बड़ा रहा है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बड़बड़ाहट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि किस सिद्धांत का उपयोग किया जा रहा होता है जब पर्यावरण से किसी नकारात्मक उद्दीपन को हटाया जाता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई व्यवहार बना रहे। अब यहाँ पे आपको सिद्धांत बताना है कि इस जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, सकारात्मक दंड, सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक दंड, नकारात्मक पुनर्बलन, ये यहाँ पे 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से 4 सिद्धांत है। 4 सिद्धांत में एक सिद्धांत ये बताता है कि जब पर्यावरण से किसी नकारात्मक उद्दीपन को हटाया जाए, उद्दीपन हो लेकिन नकारात्मक हो और उसे हटाया जाता है, तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई व्यवहार बना रहे। कौन सा सिद्धांत किस सिद्धांत के अंतर्गत ये आता है? देखिए बहुत आसान है, आप थोड़ा क्वेश्चन से समझ लीजिए। जब पर्यावरण किसी नकारात्मक उद्दीपन को, यदि नकारात्मक उद्दीपन को हटाना होगा तो सीधी सी बात है नकारात्मक पुनर्बलन, क्योंकि उद्दीपन के साथ में पुनर्बलन आता है। आपको इस चीज को याद रखना होगा। उद्दीपन के 2 पॉइंट्स होते हैं, एक उद्दीपन होता है, दूसरा पुनर्बलन होता है। जब पुनर्बलन मिलता है तब उद्दीपन होता है, ठीक है ना, इस चीज को याद रखिएगा। और जब उद्दीपन के साथ में नकारात्मक आता है तो सीधी सी बात है यहाँ पे नकारात्मक पुनर्बलन हो जाएगा। इस तरह से आप आंसर को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग जो सिद्धांत आपकी थ्योरी है, इस पर इवान पावलोव के प्रसिद्ध प्रयोग में तटस्थ प्रेरणा यानी न्यूट्रल स्टिमुलस क्या थी, आपको यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, बहुत आसान है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसका है, तो ये इवान पावलोव का है। कभी कभी पूछ लेता है क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसका है, तो इवान पावलोव का। इनके बहुत सारे सिद्धांत के एक ही सिद्धांत है, लेकिन नाम उनके बहुत सारे अलग अलग हैं। तो यहाँ पे तटस्थ प्रेरणा यानी न्यूट्रल स्टिमुलस जो है, यहाँ पे आपको बताना है किस पे प्रयोग किया गया था। तो लाला श्रवण पर, भोजन पर, या घंटी पर, या कुत्ता पर। बहुत ही आसान है कि जो इवान पावलोव है उन्होंने इसका प्रयोग जो है घंटी पे किया था। ठीक है ना, किस पे किया था? तटस्थ प्रेरणा जो थी वो घंटी थी और बार बार घंटी बजाई जाती थी और जो है कुत्ते के मुंह से ला टपकती थी, क्योंकि उसे पता था कि अब ये खाने का टाइम हो गया है। ठीक है, जब खाना देना होता था तो वो घंटी बजाते थे और उसके बाद जो उसको खाना देते थे। तो जब एक बार ऐसा टाइम आया कि जब घंटी बजी तो कुत्ते के मुंह से ला टपकने लगी, उनको ये कुत्ते के समझ में आ गया कि घंटी बजने का मतलब ही होता है क्या करना, खाना देना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तर्क में डैश तर्क में एसोसिएशन एक समस्या से शुरू होता है और एक डैश के साथ समाप्त होता है। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं इनमें से समाधान यानी कि तर्क में एसोसिएशन एक समस्या के रूप में शुरू होता है और एक समाधान के साथ समाप्त होता है। तो कोई भी चीज का समाप्ति जो होती है वो समाधान के साथ में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बुद्धि के विकास के संबंध में जुड़वा अध्ययनों के परिणाम इंगित करते हैं। बुद्धि के विकास के संबंध में जो जुड़वा अध्ययन के परिणाम है क्या इंगित करते हैं? तो देखिए जो बुद्धि का विकास है, जब जुड़वा अध्ययन इसमें किए गए तो इसमें अनुवांशिक और वातावरणीय दोनों कारक महत्वपूर्ण होते हैं। एक चीज आपको याद रखना है कि बुद्धि के विकास के संबंध में जुड़वा अध्ययन हो, जुड़वा यानी 2 अध्ययन किए गए। 2 अध्ययन कौन से हैं? तो अनुवांशिक और वातावरण है, लेकिन ये दोनों क्या हैं? तो दोनों कारक महत्वपूर्ण होते हैं बुद्धि के विकास में। यदि आपको पता है कि अनुवांशिक और वातावरणीय कारक, इन्वायरमेंटल और जेनेटिक जो कारण होते हैं, दोनों यदि महत्वपूर्ण है तो किसके लिए? बुद्धि के विकास में। तो दोनों कारक महत्वपूर्ण होते हैं जुड़वा अध्ययनों के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि शास्त्रीय अनुकूलन यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग पर पावलोव के सिद्धांत ने वर्तमान में विद्यालयों में व्यवहार प्रबंधन पर अनुसंधान को किस प्रकार प्रभावित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, तो इसका चलिए मैं आंसर आपको बता देती हूँ कि शिक्षक द्वारा बच्चों को, ठीक है ना, किसके द्वारा? शिक्षक द्वारा बच्चों को जागरूक करना चाहिए अच्छा व्यवहार क्या है और इसके लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। शिक्षक द्वारा नकारात्मक व्यवहार को हतोत्साहित के लिए भी दंड देना चाहिए। ये क्लासिकल सिद्धांत में जो आपके पावलोव है उनके द्वारा ये कहा गया है कि प्रबंधन पर अनुसंधान को प्रभावित करता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके हैं। बच्चे आमतौर पर डर से संबंधित भावनाओं को महसूस करते हैं जब उनमें निम्न होता है। बच्चे जो होते हैं डरते हैं, लेकिन जब उनमें क्या होता है, किस चीज से डरते हैं? बाईपोलर डिसऑर्डर या
ADHD या फिर ऑटिज्म या फिर चिंता। देखिए चिंता जो होता है, ठीक है ना, एंजाइटी यानी डिसऑर्डर जिसे हम बोलते हैं, ये चिंता जो होता है बच्चों में आमतौर पे क्या करता है, डर पैदा करता है। डर की भावना बच्चों में इसी की वजह से होती है, ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि दृष्टिकोण के अनुसार वयस्कों के रूप में व्यवहार के लिए बचपन एक केंद्रीय कारक बन जाता है। दृष्टिकोण के अनुसार बच्चों के रूप में व्यवहार के लिए बचपन एक केंद्रीय कारक बन जाता है। तो ये जो है मनोविश्लेषण के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, मनोविश्लेषण के अंतर्गत आएगा। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपना। ओके, 20 क्वेश्चन इसमें हम लेते हैं। कुछ बच्चे अधिक प्रक्रिया करने में सक्षम होते हैं जब जानकारी दृष्टिगत रूप से प्रस्तुत की जाती है या उसके डैश को संदर्भित करता है। देखिए कुछ बच्चे जो होते हैं अधिक प्रक्रिया करने में सक्षम होते हैं, बहुत ही एक्टिव वो होते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी देते हैं, और जब जानकारी दृष्टिगत रूप से प्रस्तुत की जाती है तो अधिगम शैलियों को संदर्भित करता है। उनके अधिगम यानी लर्निंग स्टाइल को जो है क्या करता है, संदर्भित करता है कि बच्चे जब एक्टिव होते हैं, पढ़ते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो जो उनकी अधिगम लर्निंग स्टाइल है, अधिगम शैलियाँ वो बहुत अच्छी हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। हमने ये जो क्वेश्चन है आपके MP टेट में जो भी एग्जाम्स हुए थे उनके हमने लिए हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।